प्रेस यानी पत्रकारिता सब चीजों की तरह बाजारू होती जा रही है आजकल, बाजारू और फ्रिजिड। अखबार बेचने के लिए स्टोरी में दम होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंट कैसे होगी? डिफरेंट नहीं होगी तो कौन जानना चाहता है कि एक परिवार हिरासत में रखा गया, उन्हें लगातार तंग किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोगों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, एक प्रतिक्रिया के लिए उस परिवार की तकलीफों का तमाशा बनने तक वेट किया गया। आप अभी जो देखेंगे वो हमारे इसी इनडिफरेंस और ठंडेपन की वजह से मुसीबत सहते परिवार की हकीकत है। इसको उठा के अंदर ले जा। अबे देखता क्या, उठा कर अंदर लेके जा। अरे आना यार, हाथ लगा। चल। साला हमको मारने चला था, अब खुद इसकी मरने वाली हालत हो गई है। ये क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की? अरे मरने क्या हो गया बात करेगा तो ये होगा ना, मारना चला था हमें। मैंने पहले ही कहा था बच्चा कमजोर है, मत मारो। मिर्गी के दौरे के बावजूद ना तो अनवर को पानी दिया गया, ना ही दवा का इंतजाम किया गया। ये महज उसकी किस्मत थी या उन बेबस दुआओं का असर कि इतना सब सहने के बाद भी वो जिंदा बच गया। अपने तड़पते बेटे पर क्या गुजर रही थी, अमीना को ये बताने वाला कोई नहीं था। मगर इस लाचारी और अकेलेपन में कहीं एक हल्की सी उम्मीद अभी भी बाकी थी कि कोई मदद के लिए जरूर आएगा और उन्हें इस सबसे निजात मिलेगी। देखिए महेश्वर जी, बड़ी दिक्कत आई हमें तो। उस पुलिस स्टेशन में तो घुसना ही मुश्किल हो गया साहब। मगर आप फिक्र ना कीजिए, मैंने सोर्स लगाए हैं, जैसे ही कोई फोन आता है। दूसरी तरफ अखबारों में जब कुछ नजर नहीं आया तो महेश्वर बाबू हैदर अली से दोबारा मिलने गए, इस बात से बेखबर कि ना तो वो कभी पुलिस स्टेशन गया और ना ही उसने कुछ पता लगाने की कोशिश की थी। हैदर अली उन्हें सिर्फ झूठा दिलासा देता रहा ताकि गैर कानूनी हिरासत की खबर और दमदार हो सके। हैदर साहब, आप गए भी हैं उस थाने में या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज सुबह ही तो हम लोग गए थे वहां पे। आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है क्या? हैदर साहब, हमें बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। आप अपने अखबार में छाप कर सबको बता सकते हैं ये बात, पुलिस किस तरह से लोगों को। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप लोग फिक्र ना करें, अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ा तो वो भी करेंगे, मजलिस वगैरह भी हो तो वो भी करेंगे। क्यों, ठीक है ना? अच्छा प्रसाद, वो कल की हेडलाइंस तैयार करनी है। अच्छा जी, नमस्कार। पप्पा चलो, अब वो कह रहा है ना हो जाएगा, कर देगा। हर बात के पीछे पड़ जाते हैं। हम लोगों के साथ नहीं हुआ ना, इसलिए। अगर मैं बंद होता और तुझे मार पड़ती ना तो पूछता। हर नया दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होता और धीरे धीरे वहीं गुजर जाता। भूखे प्यासे एक ही जगह, उन्हें 4 दिन हो चुके थे और कहीं कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। बोलेगा सर, सब कुछ बोलेगा। अभी नहीं बोलेगा तो थोड़ी देर बाद बोलेगा सर। मुझ पर प्रेशर है पीछे से, कुछ ना कुछ करो। सर मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र करते हैं? अपने हाथ से साइन कर देंगे, केस बन जाएगा। कोशिश करो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल। दूसरी तरफ पारिक पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अभी तक वो हसन से कुछ नहीं उगलवा पाया और उच्च अधिकारी अब नाराज हो रहे थे। यही वजह थी कि उसकी बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर पारिक के लिए अब हसन को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। यहाँ से शुरू हुआ मानसिक यातनाओं का दूसरा दौर। आजा, तुझे भूख लगी थी ना बहुत? आजा आजा। अरे खाना खिलाने ले जा रहे हैं, खाना खिलाने ले जा रहे हैं, खाना। आ बेटा, तू सवेरे से कह रहा था ना कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। ले खाना खा। खाना बेटा। थी उसे अभी भी हसन से कुछ पता नहीं चल पाया था। जब उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसने हसन के बड़े बेटे जहीर को जॉर्डन से बुलाने की सोची। जैसा समझाया था वैसा बोल। ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो इनमें से एक जाएगा, बता देता हूं तेरे को। समझा? ले बात कर, पकड़ना पकड़ना। हेलो, हाँ कौन बेटा? जहीर,
हाँ बेटा, मैं अब्बा बोल रहा हूँ। बेटा जितनी जल्दी हो सके तू वापस हिंदुस्तान आ जा बेटा। नहीं, खास बात नहीं, पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। नहीं घबराना मत। असल में तेरी अम्मी और सईदा का एक्सीडेंट हो गया है बेटा। नहीं तू घबरा मत बेटा, बिल्कुल मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस तू जितनी जल्दी हो सके बेटा हिंदुस्तान वापस आ जा। हाँ बेटा तू वापस आ जा, बस बेटा जल्दी आ जा। अगले ही दिन जहीर हिंदुस्तान पहुंचा। यही तो इंस्पेक्टर पारिक चाहता था, क्योंकि हसन को तोड़ने का उसे एक और जरिया मिल गया था। पारिक ने उसकी गिरफ्तारी के सारे इंतजाम कर लिए थे। जहीर के साथ भी लगभग वैसा ही सलूक हुआ। कोई वजह नहीं बताई गई और उतनी ही सख्ती से पूछताछ की गई। तो नहीं पता साहब, आप मेरे मालिक को फोन करके पूछ सकते हैं मैं वहाँ क्या करता हूँ, कौन हूँ। आरडीएक्स मुंबई में कहाँ से? को नहीं पता साहब। बहुत साले छोड़ इसको, कुत्ते की औलाद, बम से उड़ाते हो साले। बोल साले बोल, चल नायडू पकड़ इसको, ले चल साले को। जहीर के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया। एक जगह होते हुए भी सब एक दूसरे से कटे हुए थे, अनजान और बेखबर। अब आंखों के आंसुओं की तरह धीरे धीरे दिन और रात के फर्क भी खत्म होने लगे थे। न्यूज़ पढ़ने में न्यूज़ पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए। मेरे ख्याल से इस लाइन की सबसे खास बात यह है। हैदर साहब, आप यहाँ? मैं आपके दफ्तर गया था। हाँ महेश्वर जी, वो मैंने पता किया भाई, वो लोग तो काफी मुसीबतें उठा रहे हैं। आज तीसरा दिन है ना जबरदस्ती थाने में। हैदर साहब, पांचवा दिन। हैदर साहब, आपने अभी तक कुछ छपाया नहीं? वो हो जाएगा महेश्वर जी, अब और भी तो काम है ना मुझे। हैदर साहब, हसन का बड़ा लड़का जहीर कल शाम को जार्डन से आया था। 3 साल बाद अचानक आया है वो। उसे खबर किसने दी? नहीं, शायद बुलाया है उसे। कल से ही थाने में बंद है। 6-7 पुलिस वाले आए थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, पीटते हुए उसे लेके गए। किसी ने रोका नहीं? भूल गए, सब भूल गए। हसन को, उसके परिवार को। जहीर को उठाए जाने की खबर से मामले में नया मोड़ आ गया था। हैदर को ये एक अच्छा मौका दिखा, जिससे वो इस सारी घटना का पूरा फायदा उठा सकता था। महेश्वर जी, आप फिक्र ना करें, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। फोटोग्राफ भी खींचूंगा, सारी दुनिया के सामने होगा जो भी है। चुप करा बच्चे को, मरने दो। हुआ क्या तुझे? कुछ नहीं हुआ मुझे, और अगर तुमसे चुप होती हो तो करा लो, ये तुम मार दो, गला घोट कर कम। क्या बकी जा रही है तू? ज्यादा जुबान मत चला। बस मुझे तो जोश दिखाए, उनके सामने कुछ मत कहना। तो क्या अकेली है तू? देखो अम्मी, उस तरफ मुंह करो और पलट कर सो जाओ, मेरा सिर मत खाओ। हमें यहाँ अच्छा लगता है क्या? वो हरामी कैसे देखते हैं, मुझे देखा नहीं तुमने? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उधर शौहर पिट रहा है, बेटे हैं कि हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं जाने दो जाने दो। क्या करें हम? क्या कर सकते हैं? तू बता, क्या चाहती है तू? अगले दिन हैदर अली श्रीरंगपुर थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर पारिक की गैर मौजूदगी में
उसने जहीर से मुलाकात करने की कोशिश की। चूंकि पहली बार कोई छानबीन करने आया था, इसलिए कांस्टेबल झिझक रहे थे, मगर हैदर अली इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। पारिक साहब ने खास मना किया है, टेंशन चल रही है, छानबीन चालू है साहब। आइए साहब। ये वो लोग हैं सर। किसी तरह से हमें यहाँ से निकाल लो हुजूर, मेरे बच्चों को बचा लो, आपको बड़ा स्वाब मिलेगा। बक बक मत कर। अरे साहब ये चिल्लाते रहता है, कुछ नहीं। क्या क्या नहीं हुआ इन दिनों हमारे साथ हुजूर, किसी तरह से हमें यहाँ से छुड़ा लो। जैसे जैसे हैदर को हकीकत का पता चलता गया, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब वो किसी भी कीमत पर उनकी मदद करना चाहता था। उसी शाम उसने अन्य पत्रकारों को इकट्ठा किया और हसन के परिवार पर हुए जुल्मों का सारा ब्यौरा सामने रख दिया। जैसी उसे उम्मीद थी वही हुआ। अगले दिन सभी मुख्य अखबारों में पुलिस के खिलाफ खबरें छप चुकी थी। साहब, ये रिमांड वाली खबर बाहर कैसे पहुंची? साहब, कोई दूसरा चार्ज लगा देते। औरतों को पकड़ लिया बोल के कोई साला वकील इधर आ गया तो क्या करेगा बे? हैं? कुत्ते की औलाद साला। तो फिर क्या करेंगे साहब? कुछ तो करना पड़ेगा ना। इससे पहले कि बात और संगीन हो जाए और मामले की जांच शुरू हो, पारिक ने मौके को समझते हुए उसी वक्त जहीर के साथ साथ फातिमा बेगम, अमीना बेगम और सईदा को रिहा कर दिया। मगर हसन और उसके दोनों बेटों को पुलिस ने जाने नहीं दिया। उन पर किसी न किसी तरह से पूछताछ के बहाने जुल्म होते रहे। पुलिस की धमकी के बावजूद अमीना बेगम और जहीर ने बाकी लोगों को छुड़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सच्चाई जांचने के लिए हसन और उसके दोनों बेटों के मेडिकल चेकअप का आदेश जारी किया। पर इंस्पेक्टर पारिक के पास इस कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज करने का तरीका था। बोला कोर्ट के ऑर्डर पहुंचे नहीं, 2 दिन बाद देखेंगे इनका क्या करना है। वो चर्बी चढ़ गई तुमको, अपनी मर्जी से काम करते हो साले। चल। पर दूसरी तरफ जहीर और अमीना बेगम ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। पारिक और उसके आदमियों ने अपनी बात मनवाने के लिए जो जो तकलीफें उस परिवार को दी, हर उस चोट का, हर उस चीख का और हर उस बेबसी का जिक्र उन्होंने जज के सामने कर दिया। उनकी बात की सच्चाई को समझते हुए आखिरकार कोर्ट ने हसन और उसके बेटों को फौरन जमानत पर रिहा करने उसका घर सील कर दिया है। अपने पूरे परिवार के साथ उसे महेश्वर सामंत के घर रहना पड़ा। अब क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए, इस तरह डर के चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कह दिया कि इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। हमने वकील से बात की थी। तो क्या घर नहीं वापस चाहिए आपको? मत उलझो उनसे, जाने दो। जब कानूनी कार्रवाई पूरी होगी तो मतलब तब तक महेश और भाई के यहाँ अड्डा जमाए रहेंगे। वो बेचारे तो कुछ नहीं कहेंगे, पर हम तो अपने घर के लिए कुछ। तो क्या करूं? जाकर ताला तोड़ दूं और मरूं? अब्बा, कोर्ट में अर्जी देनी होगी, वो पंचनामे का हुक्म जारी कर देंगे, उसके बाद हमको चाबी मिल सकती है। नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। सुना तुमने? कोर्ट, कचहरी, पुलिस, मुझे किसी के सामने नहीं जाना है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। पुलिस की दहशत लाजमी थी। जो हुआ उस सब के बाद हसन की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मगर जहीर और अमीना बेगम ने अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखी। अपना घर वापस लेने के लिए उन्होंने पंचनामे की अर्जी कोर्ट में जमा करवाई। क्या समझते हो तुम लोग? क्या समझते हो तुम लोग? ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं तुमको? सारी डिटेल्स पता की है मैंने। जब तक पूरी दुनिया को पता नहीं चल जाता ना, तब तक कोशिश करूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बड़े बेकसूर बनते हो तुम लोग। बम से उड़ा दिया सबको, हमको क्या मालूम नहीं है क्या? और वो जो शोपीस की चीज बोली थी ना, आर्मी के पास भेजी है मैंने। और अगर जवाब आया कि वो रॉकेट लॉन्चर में फिट होती है, छोड़ूंगा ना मैं तुमको। अम्मी चलो। और इकबाल हसन तो गया समझना काम से। साहब, ये चिट्ठी, इस पर आर्मी का स्टाम्प लगा है साहब। अच्छा,
कागज आया होगा, अभी देखता हूँ एक एक साले हैं। ले पकड़। साहब, हम लोगों ने जो पकड़ा वो रॉकेट ही था ना साहब। वो बम फोड़ने में काम आता ना साहब। अबे मुंह बंद कर अपना, जब देखो तब साला बड़बड़ करता रहता है। ड्यूटी करने के लिए देखो भाई, चल चल निकल चल। आर्मी हेडक्वार्टर से जवाब आ गया था। उनका मानना था कि इकबाल हसन के घर से बरामद हथियार वाकई में एक कपड़ा मिल की मशीन का पुर्जा था। पारिक ने पुलिस उच्च अधिकारियों से बात की और सब ने आर्मी वालों की राय का समर्थन किया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा। हसन और उसके सारे परिवार ने जो सब सहा उसका कभी जिक्र नहीं होता था, मगर उनकी मुस्कुराहट और खुशी जैसे हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। शायद यही वजह थी कि जितना वो उन बातों को भुलाने की कोशिश करता, उतना ही वो सब याद आ जाता था। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा। आखिरकार हसन ने कोर्ट में जाने का फैसला किया। बिना किसी डर और झिझक के उसने खुद पर और अपने परिवार पर हुए अत्याचार के बारे में कोर्ट को साफ साफ बताया और इंसाफ की मांग की। कोर्ट ने मामले के सारे तथ्य गंभीरता से जांचे और अपना फैसला सुनाया। हसन पर पुलिस के लगाए सारे इल्जामों को बेबुनियाद पाते हुए कोर्ट ने पुलिस को उसके घर की चाबियां लौटाने का आदेश दिया। साथ साथ कोर्ट ने इंस्पेक्टर पारिक और अन्य पुलिस कर्मियों के रवैये की कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए। जिसके दम से रश के जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। घर वापस पहुंचने पर हसन को पता चला कि पुलिस रेड से घर का तकरीबन सारा सामान तहस नहस हो चुका था। घर की हालत को देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि वहां कभी हंसी खुशी का माहौल भी हुआ करता था। इकबाल हसन और उसके परिवार पर हुए अन्याय को आज 8 साल हो चुके हैं। इस बीच उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा भी अदा किया गया है, मगर कोई भी रकम इस परिवार के आत्मसम्मान और मानव अधिकारों पर हनन की कीमत नहीं चुका सकती है। इस श्रृंखला के जरिए हमारी कोशिश है कि वही दिखाया जाए जो हमारे आसपास हो रहा है। लोग कानून या कानून व्यवस्था से नफरत करने लगे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसे देखकर आप हकीकत को जानें, रिएक्ट करें, जैसा किसी और को भुगतना पड़ा आपको ना सहना पड़े।